दोस्तों 1995 के अंदर वैंग चैन फो ने 20 एम्प्लॉयज़ के साथ सिर्फ 20 एम्प्लॉयज़ के साथ इस कंपनी की बुनियाद रखी थी और शुरू में ये कंपनी सिर्फ रिचार्जेबल बैटरीज को ही बनाती थी। इसकी कामयाबी का राज इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी के अंदर छुपा हुआ है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी इतनी कमाल की थी कि इसने इसके अदर कंपेटिटर्स के मुकाबले में इसको बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर खड़ा कर दिया था। एट द एंड जो रिज़ल्ट निकलता था, इसकी जो प्रोडक्ट है रिचार्जेबल बैटरीज, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती थी, बहुत सस्ते में मिल जाती थी। इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और अदर कंपेटिटर्स के मुकाबले में इसने बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ की। दोस्तों वो कहते हैं ना कि अगर किस्मत साथ दे तो बंद रास्ते भी खुलने लग जाते हैं, तो यही BYD के साथ भी हुआ। तो लिहाजा 2003 के अंदर इन्होंने एक स्मॉल क्वीन शन, एक ऑटोमोटिव कंपनी है, इसको ख़रीद लिया। तो फाइनली इन्होंने 2009 के अंदर एक फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के अंदर लॉन्च की BYD E6 के नाम से, जो कि काफ़ी हद तक कामयाब भी रही। इसके बाद 2010 की जो मशहूर मोबाइल कंपनियां थी उस वक़्त की, आप भी जानते होंगे, नोकिया और मोटरोला वगैरह, इन कंपनी के साथ BYD की डील होती है और ये उनके तमाम फ़ोन्स के लिए अब बैटरी BYD जो है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरह अब एक ग्लोबली BYD को एक पहचान मिलती है। लेकिन गवर्नमेंट का भी यहाँ पर बहुत बड़ा किरदार था इसकी ग्रोथ के अंदर। 2010 तक चाइना के अंदर जितने भी EV मेकर्स थे उन सबको चाइना ने सब्सिडाइज़ किया था, यानी $30 बिलियन टैक्स को माफ़ कर दिया गया था। अब 2016 के अंदर ऑडी के एक फॉर्मर हेड ऑफ डिज़ाइन थे, उनको हायर किया और उनको कहा कि हम आपसे चाहते हैं कि आप BYD को ना एक यूनिक आइडेंटिटी दें। तो BYD ने डिज़ाइन के साथ ही साथ इसकी बैटरी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया। तो लिहाजा 2020 के अंदर इसने एक नई और यूनिक बैटरी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, जिसकी कैपेसिटी अभी दुनिया की तमाम बैटरी से सबसे ज़्यादा थी और जिसकी रेंज सबसे ज़्यादा थी और जिसकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा थी। तो अब एवरीथिंग इज़ रेडी, बैटरी इज़ परफेक्ट, डिज़ाइन इज़ परफेक्ट। तो अब जब अमेरिका के अंदर, चाइना के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली 2024 के आखिर में, आखिरी क्वार्टर में BYD की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी। तो टेस्ला की सेल होने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो 4,84,000 थी और BYD की 5,26,000, 5,26,000 यूनिट्स इसके सेल हुए, मतलब टेस्ला से भी बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों पर्सनली जो BYD की ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। अगर मेरे जैसा कोई बिजनेसमैन होता तो जब इसने 1995 में कंपनी स्टार्ट की और 2010 तक ऑटोमोटिव कंपनी एक्वायर की, तो मैं सोचता कि यार मेरा बिज़नेस स्टैब्लिश हो गया है, महीने के 5 लाख 10 लाख आने शुरू हो गए हैं, तो बस अब इसी को कंटिन्यू रखो। लेकिन BYD की अगर आप स्टोरी के ऊपर गौर करें तो पहले ये अपनी 1995 के अंदर कंपनी को 20, सिर्फ 20 एम्प्लॉयज़ के साथ स्टार्ट करती है। फिर ऑटोमोटिव क्विंशन कंपनी इसको एक्वायर करती है, फिर अपनी गाड़ियों को लॉन्च करती है, ग्लोबल ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करती है, हुनान गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिक बस इंट्रोड्यूस करवा के देती है, 2016 के अंदर अपनी यूनिक आइडेंटिटी ये क्रिएट करती है पूरी ग्लोबली, और फिर 2020 के अंदर लिथियम आयन फास्फेट ब्लेड बैटरी इंट्रोड्यूस करवाती है और फिर टेस्ला को भी पीछे छोड़ देती है और आज तक इसका ये सफ़र कंटिन्यू है। तो एक डेडिकेशन है, एक पैशन है, एक जुनून है कि भाई हमने रुकना नहीं है। बहुत ज़्यादा मसले मसाइल भी इनके, अभी तो मैंने सिर्फ कामयाबी की इनके बारे में बताई हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी होंगी, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी होंगे जो इस कंपनी ने फेस किए हैं। बट दिस कंपनी नेवर स्टॉप्ड एट एनी स्टेज, एट एनी लेवल।